गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड तीन हमने पढ़े थे क्या एविडेंसेस। फर्स्ट थ्री एविडेंसेस, फर्स्ट वाज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड वाज एनाटॉमिकल एंड थर्ड वाज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये तीन हमने अच्छे से देख लिए थे। आज हम फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे। फोर्थ इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब किस चीज के एविडेंस पढ़ रहे हैं हम? स्टार्टिंग में इंट्रो में हमने एक लाइन देखी थी, देखो, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन हुआ कैसे है एक्चुअल में। तो बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज हमने क्या गेस किया है कि ऐसे इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब पैलेंटोलॉजी मीन्स क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। आगे में एक वर्ड आएगा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, तो बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ फॉसिल्स। Study of fossils is what? Paleontology. Then हम रीड करेंगे यहाँ से, ओके। A question may arise in your mind that which organism exists millions of years ago? How can we tell this? And this secret has been hidden in the earth. अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम इवॉल्व कैसे हुए, ह्यूमन बींग्स इवॉल्व कैसे हुए, तो ये सीक्रेट कहाँ पे छुपा हुआ है? अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर से हम अब कैसे पता लगा सकते हैं कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं? तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमको बैक जाना पड़ेगा। तो वो कैसे देखेंगे हम? फिलहाल हमारे पास सिर्फ क्या है, उन ऑर्गेनिजम्स के इम्प्रेशंस है, ठीक है। इम्प्रेशंस मीन्स क्या होता है, देखो पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज डेफिनेशन। लार्ज ऑर्गेनिजम्स गेट यू okay. Large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano etc. जैसे भी ये नेचुरल कैलामिटीज होती है, जैसे ये नेचुरल कैलामिटीज आती है, फ्लड, अर्थक्वेक और वॉल्केनो, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, उनकी स्पीशीज खत्म हो जाती है, वो नीचे दब जाते हैं, लाइक बरीड हो जाते हैं, ठीक है। देन these remnants and impressions of such organism remain preserved underground. This is called what? Fossils. तो ये हमारी क्या हुई डेफिनेशन, तुमको ये 10 टाइम्स लिखना है डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या है अब देखते हैं कि रेमिनेंट्स मीन्स जो बचे हुए कुछ उनके पार्ट्स है, लाइक बोन्स होगी, या जैसे कोई ऑर्गेनिज्म नीचे दफन हो गया, लाइक बरीड हो गया, तो उसका इम्प्रेशन दिखेगा। ये दिख रहा है तुमको ऊपर, देखो डायग्राम में, दिस इज जैसे ही लार्ज ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बरीड हो गए, इनके जस्ट बोन रिमेन्स बचे हैं, ये दिख रहा है इम्प्रेशन, डायनासोर जैसे दिख रहा है, ये फिश का दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इम्प्रेशंस है, रेमिनेंट्स है, जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड रेमिनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। तो जब हम खुदाई करेंगे, लाइक होती है ना, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुई थी, मोहनजोदारो में हुई थी, तो हम जैसे ही हम डीप इनसाइड द अर्थ जाएंगे डीप इनसाइड द अर्थ, वो क्या होगा, हमको ये सब ऑर्गेनिजम्स मिलते जाएंगे, इनके इम्प्रेशंस मिलते जाएंगे। दैट इम्प्रेशंस आर कॉल्ड फॉसिल्स। उनकी स्टडी करेंगे हम, फॉसिल्स की, उस स्टडी को बोलते हैं हम पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। मीन्स कुछ हमको अगर जमीन में खुदाई के दौरान हमको कुछ मिला है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कितने साल पहले एग्जिस्ट किया होगा। तो ये कैसे करते हैं हम इस नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, इसके लिए हमको फॉसिल्स की स्टडी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब कार्बन डेटिंग करके एक तुमको टॉपिक आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डेटिंग मेथड। अब इस मेथड में होता क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव होता है, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है कोई भी, तो उसमें क्या होता है, कार्बन कंजम्पशन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। कार्बन कंजम्पशन मीन्स क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कार्बन कंजम्पशन चलता रहेगा। लाइक जब हम ईट करते हैं तो हम क्या खाते हैं, हमारे बॉडी में क्या बनता है, शुगर,
ग्लूकोज, हमारी बॉडी में क्या बनता है, ग्लूकोज। तो दिस इज अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, स्टार्च भी होगी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। देन जब हम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इवॉल्व होता है। मीन्स हमारे बॉडी में कार्बन हर एक पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो जब तक एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका कार्बन कंजम्पशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। एंड जैसे ही वो इंसान मर जाता है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाता है, उसका कार्बन कंजम्पशन डिक्रीज होने लगता है। तो सपोज हमने खुदाई की एंड हमको कोई फॉसिल मिला, ठीक है, कोई सपोज कोई बोन्स मिल गई हमको, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस होती है कार्बन डेटिंग। कौन सी प्रोसेस होती है, कार्बन डेटिंग। तो हम क्या करते हैं, कार्बन का रेशियो निकालते हैं कि बॉडी में इस फॉसिल के अंदर कार्बन का कितना कंटेंट प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन दैट हमको पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले जिंदा रहा होगा, ठीक है। दिस इज कार्बन डेटिंग प्रोसेस। तो कार्बन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं C14 एंड C12, तो इनका रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं जो भी फॉसिल मिलेगा उसमें, ठीक है। तो जैसे ही रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं इससे, इसकी स्पेशल ब्रांचेस होती है, हम नहीं करेंगे ये काम। देन तो इसका जैसे हमको रेशियो पता चल गया, हम ये जान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले जिंदा रहा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट है सिंपल कार्बन डेटिंग प्रोसेस। तो हम रीड कर दे, कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्टॉप्स आफ्टर डेथ। जैसे ही कोई एनिमल या प्लांट की डेथ हो जाती है, उसका कार्बन कंजम्पशन क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली। और जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, उस कार्बन की डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। डिकेइंग प्रोसेस इन द सेंस, डिकेइंग प्रोसेस क्या रहेगी, कार्बन लूज होना स्टार्ट होता है उसकी बॉडी से, ठीक है। In case of dead bodies, plants and animals, instead of remaining constant, the ratio of C14 and 12 changes continuously as C12 is non-radioactive. ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट तुमको इतना याद रखना है कि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, उनकी बॉडी में C12 और C14 का रेशियो जो है वो चेंज होता है। क्योंकि C12 नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इसलिए वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट तुमको एक ही पॉइंट याद रखना है कि कार्बन आफ्टर डेथ डिके होना स्टार्ट करता है, डिकेइंग प्रोसेस। तो कितना अमाउंट में उसका डिके हुआ है, इसका रेशियो देखेंगे हम C14 एंड C12 का, ओके। एंड उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि कितना टाइम पास हुआ है अभी तक के इस ऑर्गेनिज्म को डेड हुए, मरे हुए। द टाइम पास्ड सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड रेशियो ऑफ C14 to 12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो कितना रेशियो में फिलहाल में उस फॉसिल में, मीन्स उस रिमेनिंग मटेरियल में जो भी हमको मिला है, कोई भी डेड बॉडी मिली है, तो उसके अंदर कितना मटेरियल, कितना C14 to 12 का रेशियो बचा है, उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कब, कौन से टाइम में इसकी डेथ हुई है, ठीक है, और कितने साल पहले ये एग्जिस्ट करता है। दिस इज द कार्बन डेटिंग मेथड। इट इज यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी अभी मैंने बताया तुमको, पैलेंटोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल एंड एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर बिहेवियर, देयर हैबिटेट, देयर बिहेवियर, कि ह्यूमंस कैसे रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, ह्यूमंस के बारे में जो भी स्टडी करेंगे दैट विल कम अंडर एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन, ओके। पैलेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड स्टडी ऑफ फॉसिल एंड एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर बिहेवियर, उनके हैबिटेट के बारे में जो भी हम पूरी स्टडी करेंगे दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो इट इज यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। मीन्स अगर कोई पर्सन भी मरता है, तुमने देखे होंगे टीवी में, लाइक CID में, कि वो पता लगा लेते हैं कि ये डेड बॉडी कितने दिन पहले की है, कौन सा पर्सन किस टाइम पे मरा है, उसकी अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग भी बताते हैं, डेट भी बताते हैं। तो दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन कंजम्पशन, उसका कितना कम हुआ है, कार्बन डीके कितना हुआ है, कार्बन डेटिंग करते हैं उस बॉडी की, एंड उससे पता चलता है
कि इस पर्सन का कितना कार्बन कंटेंट लॉस हुआ है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्सन की डेथ कब हुई होगी। तो फॉसिल का भी पता लगा सकते हैं एंड ह्यूमंस का भी। फॉर इट इज यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये क्या होता है, हम कितने साल पुराना फॉसिल है, ये एज क्या होगी इसकी, हम सब कुछ इससे डिफाइन कर सकते हैं। वंस द एज ऑफ फॉसिल हैज बीन डिटरमाइंड by such technique it becomes easy to deduce the information about erstwhile organism। जैसे ही हमको एज पता चल जाएगी इस ऑर्गेनिज्म की, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम क्या कर सकते हैं, उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम पूरी गैदर कर सकते हैं कि वो पास्ट में कैसा ऑर्गेनिज्म रहा होगा। erstwhile मीन्स पास्ट, ठीक है। इट सीम्स that vertebrates have been slowly originating from invertebrates। अब क्या बोला है कि ऐसा पता है चला है कि वर्टिब्रेट्स जो है, अब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोनों, ठीक है। तो अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इसका एक ही बेसिक डिफरेंस तुमको याद रखना है फिलहाल। वर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट एंड हियर इट इज एब्सेंट। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, रीढ़ की हड्डी जो हमारे बैकबोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बैकबोन। तो ऐसे एस शेप का कर्व होता है हमारे बैक में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वर्टिब्रल कॉलम। अगर तुम अपने टच करके देखोगे अपनी पीठ में, दैट इज व्हाट, रीढ़ की हड्डी, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो जिनके ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे कि हम, वो किन से इवॉल्व हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम से जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। मीन्स इवोल्यूशन बताया है कि स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी और हम उनसे डिसेंड हुए हैं, मीन्स हम उनसे आए हैं, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो ये पॉइंट तुमको याद रखना है। देन नेक्स्ट ये डायग्राम देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स की कैसे आए हैं। तो देखो सबसे नीचे इनवर्टिब्रेट्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन में क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो अब इनवर्टिब्रेट्स में क्या है, सबसे पहले क्या है, दिख रही है स्टारफिश दिख रही है, देन ये फिशेस दिख रही है अलग अलग, इधर क्रोकोडाइल दिख रहा है, इधर में ये फ्रॉग दिख रहा है, दिस इज स्नेल। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे है, इनवर्टिब्रेट्स। इनसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए कौन, वर्टिब्रेट्स इधर वाले। तो पाइसेस, पाइसेस मीन्स फिशेस। पाइसेस कौन सी रहती है, फिशेस, दिख रहा है ये पाइसेस, ये वाला है। देन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन से इसमें से, लाइक फ्रॉग जो है दैट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स जो पानी में भी रहते, जो पानी में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी होते हैं, ठीक है। देन रेप्टाइल्स जो सिर्फ लैंड पे होते हैं, ये दिख रहे ऊपर, दैट हियर इट इज रेप्टाइल। यहाँ पे भी कुछ रेप्टाइल्स इवॉल्व हो गए थे इसलिए यहाँ पे भी दिया है एंड यहाँ पे भी दिया है। तो रेप्टाइल्स मीन्स जो सरपट नारे बोलते हैं हम मराठी में, दैट इज रेप्टाइल्स, जैसे कि ये स्नेक। देन दे कम्प्लीटली लिव ऑन लैंड, पानी में नहीं रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आए मैमल्स। मैमल्स मीन्स मैमल्स में हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स। देन उसके बाद आए इवॉल्व वे कौन, एव्स मीन्स उड़ने वाले। सबसे पहले वाटर में थे, देन धीरे धीरे वाटर प्लस लैंड में आए, फिर पूरे लैंड में आ गए, देन हम लैंड में ये मैमल्स, एंड फिर उड़ने लगे कुछ ऑर्गेनिज्म, दैट इज एव्स। तो तुमको सिर्फ इसका सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स थे, उसमें पाइसेस था, एम्फीबियन था, रेप्टाइल्स थे, कुछ एम्फीबियंस, कुछ रेप्टाइल्स इनवर्टिब्रेट है और कुछ रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट भी होते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका सीक्वेंस तुमको याद रखना है। एंड यहाँ पे कुछ 3 एराज दिए। एराज मीन्स क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि कौन से टाइम पीरियड में क्या कौन से ऑर्गेनिज्म रहते थे। तो ये जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो पैलियोजोइक एरा में रहते थे, रेप्टाइल्स रहते थे मीजोजोइक एरा, एंड मैमल्स और एव्स रहते हैं सीनोजोइक एरा। मीन्स इसका मतलब क्या है, पैलियोजोइक इज ओल्ड वाला टाइम, मीजोजोइक इज मिडल वाला टाइम, एंड सीनोजोइक इज मॉडर्न टाइम, आज का जमाना जो है, ठीक है, मॉडर्न सीनोजोइक। तो ये तुम्हारे सिर्फ तुमको सीक्वेंस याद रखना है, ओके। देन
इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट देखो साइड में ये पैराग्राफ, Introduction to scientist. Carbon dating method is based upon the radioactive decay of naturally occurring C14 and it is developed by Willard Libby. तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस क्या है? ये डीके प्रोसेस है, किसकी? C14 की। और ये किसने डेवलप किया? विलार्ड लिबी ने। उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1960 में। द एज ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल रेडियोकार्बन। पहले के ज़माने में कुछ जर्नल्स होती थी, मींस मैगजीन्स होती थी, वहाँ पे जो न्यू डेवलपमेंट होते थे या किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई न्यू डिस्कवरी की है तो वहाँ पे वो उस जर्नल में पब्लिश होता था। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इज कनेक्टिंग लिंक। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कनेक्टिंग लिंक तुमको याद रखने, तुमको 3 ही एग्जाम्पल याद रखने कनेक्टिंग लिंक में। क्या क्या है? फर्स्ट डक बिल्ड प्लेटिपस, सेकेंड इज लंग फिश एंड थर्ड इज पेरीपैटस। तो अब ये होता क्या है कनेक्टिंग लिंक? ओके, अब कनेक्टिंग लिंक क्या है? कुछ तो कनेक्ट कर रहा है, दो लोगों के बीच में कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कनेक्टिंग लिंक। तो अब पहला है डक बिल्ड प्लेटिपस, लंग फिश एंड पेरीपैटस। तो सिंपली कनेक्टिंग लिंक का हम मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले कनेक्टिंग लिंक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दो स्पीशीज के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये लंग फिश देख लो। लंग फिश में क्या हो रहा है? ये फिश तो है लेकिन लंग भी नाम दिया है, लंग फिश। अब लंग्स किसके पास होते हैं? ह्यूमंस के पास, यानी कि मैमल्स के पास। एंड फिश तो क्या है? एक पाइसेस है, मीन्स एम्फीबियन है। तो क्या होगा? इसके पास दोनों के कैरेक्टर है। जनरली फिश के पास रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? गिल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके पास है लंग्स, मीन्स ऐसी फिश है जिसके पास गिल्स की जगह मैमल्स की तरह क्या होता है? लंग्स होते हैं। मीन्स इसके पास दो अलग अलग स्पीशीज के कैरेक्टर्स है। तो ये बीच का ऑर्गेनिज्म है, मीन्स पाइसेस से जब मैमल्स इवॉल्व होने वाले होंगे तो ये मिडिल का एक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको बोला है कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीड करेंगे, तुमको रीड करते समय समझ जाएगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लर्न करेंगे, देन हम तीनों एग्जाम्पल लर्न करेंगे। Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to different groups. These are called what? Connecting links. ऐसे plants और animals जिनके characters, morphological characters means appearance. Morphology means appearance, जिनका appearance या फिर internal body character दो डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स से मैच करता हो, मींस उसके पास एक ही नहीं दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हो, उनको बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। मींस एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज के साथ ज्वाइन करने वाला एक ऑर्गेनिज्म, उस स्पीशीज को बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। तो फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट? पेरीपैटस। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट? पेरीपैटस। देन सेकंड एग्जांपल इज डक बिल्ड प्लेटिपस एंड थर्ड एग्जांपल इज लंग फिश। तो ये 3 तुम्हारे एग्जाम्पल है। तुमको इसको कैसे लिखना है मैं बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले पेरीपैटस। पेरीपैटस कहाँ है अपना? यहाँ पे देखो, दिस इज पेरीपैटस। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पेरीपैटस के बारे में। पेरीपैटस, in peripatus characters like segmented body, thin cuticle and parapodia like organs are present. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system as similar to arthropods. अब क्या बोला है, तुम कैसे लिखोगे इसको? फर्स्ट इज पेरीपैटस, तो तुमको ऐसी हेडिंग डालनी है फर्स्ट। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हमने जो रीड किया, तो सबसे पहले दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर है इसके पास। एनिलिडा, एनिलिडा मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, तुमने अर्थवॉर्म देखी है तो अर्थवॉर्म जो होता है एनिलिडा के ग्रुप में आता है। एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मीन्स कॉकरोच जिसमें आता है वो ग्रुप होता है। ठीक है, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, मल्टीपल जॉइंट्स लाइक अपेंडेजेस। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स फुट, जॉइंटेड फुट। तो तुमने देखा है स्पाइडर
या फिर कॉकरोच, ये किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। एंड एनिलिडा में कौन आता है? अर्थवर्म। तो ये कुछ ग्रुप्स के नाम है, ठीक है। तो अब जो पेरिपेटस है उसके पास दोनों कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो अब एनिलिडा के कौन से कैरेक्टर्स है? उसके पास सेगमेंटेड बॉडी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहले मैं इसको मीनिंग समझाती हूँ हर एक का। सेगमेंटेड बॉडी, देन नेक्स्ट इज थिन क्यूटिकल, एंड थर्ड इज व्हाट? पैरापोडिया लाइक ऑर्गन। थर्ड इज पैरापोडिया लाइक ऑर्गन। और इसके आर्थ्रोपोड वाले कैरेक्टर्स कौन से हैं? ये दिख रहा है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कौन से कैरेक्टर्स है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हर एक वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब पैरापोडिया की जो बॉडी है, सॉरी पेरिपेटस की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड है मींस, अब देखो इस डायग्राम में दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट्स, ये दिख रही है ऐसी ऐसी लाइंस, दीज आर सेगमेंट्स। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म पे ऐसे सेगमेंट्स रहेंगे तो इसका मतलब है सेगमेंटेड बॉडी। पैरापोडिया लाइक ऑर्गन मीन्स, पैरापोडिया मीन्स, पैरा मीन्स मल्टीपल एंड पोडिया मीन्स फूट, तो मल्टीपल फूट है इसके पास, मल्टीपल फूट, तो पैरापोडिया लाइक ऑर्गन हो गया। एंड थिन क्यूटिकल, तो अभी क्यूटिकल क्या है? इसकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी एक क्यूटिकल नाम के स्ट्रक्चर से कवर्ड है। मीन्स उसकी स्किन पे जो होती है आउटर लेयर, उस पे एक स्टिकी वैक्स लाइक मटेरियल होता है। क्यूटिकल मीन्स वैक्स लाइक, तो इसकी जो बॉडी होती है इट इज वैक्स लाइक मटेरियल से कवर्ड होती है, तो वो थिन होती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं एनिलिडा के। ओके, देन थिन क्यूटिकल इज वैक्स लाइक मटेरियल जिससे उसकी बॉडी पूरी कवर्ड होती है, एनिलिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी। एंड आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड अपेंडेजेस, लाइक मैंने कहा फॉर एग्जांपल कॉकरोच जो होते हैं, तो ये ऐसा पेरिपेटस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आर्थ्रोपोडा को भी बिलोंग करता है एंड एनिलिडा को भी। तो व्हाट इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन? अब ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया। रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया। रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया। अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अज्यूम करना है, तो इनमें यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे साइड में एक कुछ ओपनिंग्स होती है, ठीक है। तो इस ओपनिंग से क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एंड अंदर लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। तो दिस इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन, मीन्स ट्रैकिया के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन एनिलिडा का कैरेक्टर नहीं है, आर्थ्रोपोडा से ट्रैकियल रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है। देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज व्हाट, ये इस कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है, दिस इज कॉकरोच ओनली, ठीक है। देन यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होता है, ह्यूमंस की एक ब्लड वेसल होती है, वो दूसरे 2 ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है, देन वो आगे डिवाइड होती है। मींस जो पाइपलाइन टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, दिख रहा है ऐसा। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड आता है एंड एक सिंगल जगह पे क्या होता है, यहाँ पे जमा होता है, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी इज व्हाट, अगर ये एक बॉडी कैविटी है खाली, तो यहाँ पे ब्लड आएगा अलग अलग एरिया से एंड यही से रिटर्न जाएगा, ठीक है। एज सच ऐसा कोई नेटवर्किंग नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो तुमको ये लर्न रखने हैं 2 कैरेक्टर्स। तो हम क्या बोलेंगे फाइनली, peripatus is the connecting link between annelida and arthropoda. Okay, peripatus is the connecting link between annelida and arthropoda. तो तुमको ये डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहला तो कनेक्टिंग लिंक की, एंड देन उसके बाद जो मैंने ये लिखा है इतना पार्ट ऐसे ही सेम लिखना है। ओके, 10 टाइम्स लिखना है। आगे के जो 2 कनेक्टिंग लिंक्स हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो सब लोग होमवर्क करना है, सेंड करना है ग्रुप पे। एंड कौन सी डेफिनेशंस लिखनी है तुमको, फॉसिल की डेफिनेशन लिखनी है एक 10 टाइम्स, देन उसके बाद
कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन लिखनी है 10 टाइम्स, एंड देन कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन लिखनी है 10 टाइम्स, ये वाली। एंड जो फर्स्ट कनेक्टिंग लिंक हमने पढ़ा है पेरिपेटस, उसका ये फॉर्मेट में इतना लिखना है। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ तक ये लिखना है तुमको 10 टाइम्स। तो ये 4 चीजें तुमको होमवर्क है, एंड प्लीज सेंड योर होमवर्क ऑन योर ग्रुप ओनली, ठीक है।